ये बताइए कि जो शाहीन बाग का मसला है, मान लीजिए कि आप एसडीएम होते ही दिल्ली में, अब तो आप ट्रेन में हैं कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली में एसडीएम होते ही और उसी इलाके में होते जहाँ ये हुआ, तो कैसे हैंडल करते हैं आप इसको? अब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं डायनेक्स में हुई नहीं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं ना, बताइए। सर पहली बात तो ये है कि अगर सरकार की कोई पॉलिसी है तो उस पर आपका अधिकार है कि आप उस पर असहमति जाहिर कर सकते हैं। लेकिन साथ में सर संविधान में ये भी बताया गया है कि अगर आप अपना असहमति जाहिर करते हैं उसके साथ में आपको आर्टिकल 19(2) जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो मेरा पहली प्राथमिकता ये होगी कि अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो मैं उनको चेतावनी दूंगा कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब मत कीजिए। अब बेशक आप ये आपका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप असहमति जाहिर कर सकते हैं, और सर अगर उसके बावजूद अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस की बारी आती है तो मेरे पास काफ़ी विकल्प होंगे, जैसे धारा 144 लगाना हो गया, और फिर उसके बाद में हल्का बल प्रयोग हो गया, उसके बाद में आगे केस जा सकता है। तो सर धारा 144 कहाँ की धारा है, मतलब कौन से एक्ट की धारा है? सर सीआरपीसी जी सर। उसमें और कौन सी धाराएं हैं इसके आसपास की जो इन सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करती हैं? सर सॉरी सर, मुझे धारा 144 का मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक में 3 से ज़्यादा लोग का इकट्ठा होना अलाउड नहीं होता बिना अनुमति के। और ये धारा लगाने की अनुमति किसको होती है? एसडीएम को? सर एसडीएम को, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले, उनके पास से। सर कई जगह जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहाँ पे पुलिस वालों को भी, लेकिन अदरवाइज एसडीएम के पास। जी सर। तो दिल्ली में तो कमिश्नरेट सिस्टम है, तो सर दिल्ली में मुझे लगता है फिर डीसीपी के पास हो सकती है। डीसीपी के पास होगी ना? ठीक है, परफेक्ट। आप IRAS में हैं और रेलवे तो अभी खुद ही खतरनाक स्थिति में चली गई है। रेलवे की सारी नौकरियां मिला के मर्ज करके एक नौकरी बना दी है। जी सर। तो इससे आप लोग उत्साहित हैं या आप डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा? सर जो डिसीजन लिया गया था वो कई मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया था। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डिपार्टमेंटलिज्म का है। जब पहले जैसे इस डिसीजन के पहले विचार किया जाता था कि जब कोई इशू आ जाता था, कोई एक्सीडेंट का इशू है, तो सब लोग अपने डिपार्टमेंट को बचाने में लग जाते थे। अगर इंजीनियरिंग वाला है तो अपने डिपार्टमेंट को बचाएगा, अगर सिविल सर्विसेज वाले, ट्रैफिक वाला है तो अपने डिपार्टमेंट को बचाएगा, इसलिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। उससे डिपार्टमेंटलिज्म बढ़ने की वजह से रेलवे को काफ़ी घाटा हो रहा था। और अंदर अब लेकिन मैनेज कैसे करेंगे? अगर सब लोग एक ही सर्विस में होंगे तो फिर जो डिवीज़न है वो कैसे होगा? सर इसमें अभी मॉडलिटीज़ है, इनको तय किया जा रहा है, लेकिन जो प्राथमिक जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि एक सर्विस के थ्रू लिया जाएगा। जो IRMS है उसके एग्ज़ाम UPSC करवाएगा, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों को स्पेशलाइजेशन है उनके थ्रू भी आपको लिया जाएगा। कुछ आपको पहले आपसे भरवा लिया जाएगा ऑप्शन कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, कुछ जनरल इश्यूज़ है, मैनेजमेंट का इश्यूज़ हैं, उनमें रखते होंगे डिपार्टमेंट में, तो उनसे पहले भरवा लिया जाएगा। फिर उसके अनुसार आगे सर्विस उनको तय की जाएगी और उनका जो पोस्टिंग है, तो सर्विस में आगे प्रमोशन है, उसके बेसिस पे उनको दिया जाएगा। फिर तो बात वही हो जाएगी सर, मतलब इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस कहने की बजाय जी सर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स कह देंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर इसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अधिकारियों का कोई ट्रैफिक में है तो अगली बार पोस्टिंग उसकी अकाउंट्स में हो सकती है। अच्छा। तो सर डिपार्टमेंटलिज्म इससे ख़त्म थोड़ा कम होने के चांस हैं। IRAS को अलग सर्विस क्यों रखते हैं? ICAS और IDAS के साथ क्यों नहीं मर्ज कर देते? अब अकाउंट्स ही देखने हैं, सरकार के ही देखने हैं। जी सर। तो सिविल अकाउंट्स बाकी मिनिस्ट्रीज को देखे, रेलवे अकाउंट्स सिर्फ रेलवे को देखे, डिफेंस अकाउंट्स केवल डिफेंस को देखे, ऐसी क्या ज़रूरत है? सर ऑडिट अकाउंट्स तो समझ में आता, अलग है, उसका ऑडिट का काम है, लेकिन आप सबका तो एक ही काम है, फिर क्यों अलग रखते हैं? जी सर इसका मुझे एग्जैक्ट तर्क तो मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञात है उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे पहले रेलवे की भागीदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो इस वजह से उसके लेखा जोखों को संभालने के लिए एक अलग सेवा बनाई गई थी। लेकिन आजकल है कि रेलवे का जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट में वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से एक ये आगे कदम हो सकता है कि अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाए। तो सर ये मेरा मानना है। रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 2-3 मौलिक सुझाव दीजिए, एकदम मौलिक, जो कभी सुने ना हो हमने। सर सबसे बड़ा मैं बोलना चाहूँगा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो रेलवे का 35% जो बर्डन है वो अलग से शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन लेट भी नहीं होगी और साथ में टिकट्स ऑन डिमांड की जो संभावना है वो एक रियलिटी बन सकेगी। साथ में जो रेलवे की जो भूमि है, जो बहुत सारे अनयूज्ड पड़ी हुई है,
और अंडर यूटिलाइजेशन के थ्रू गुजर रही है, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने 1-2 एग्जांपल देखे। जब मैं केरला के ट्रैक पे था तो वहाँ पे मैंने देखा जो केरला कोची स्टेशन है वहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस काफ़ी अवेलेबल कराया गया है। कुछ अच्छे होटल्स वहाँ पे खोल दिए गए, रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, अच्छी सुविधाएं जो रेस्ता की सुविधाएं हैं, ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की गई हैं। तो उनसे रेलवे को काफ़ी रेवेन्यू हो सकता है। तो ये सर कुछ 2 कदम हो गए। और तीसरा ये है कि जो हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं रेलवे में, उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है।